प्रभा खेतान फाउंडेशन की लोकप्रिय साहित्यिक श्रृंखला कलम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज के इस विशेष आयोजन में हमारा सहयोग नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने किया है। हमारे अतिथि सहयोगी ताज सिटी सेंटर पटना तथा हिंदी मीडिया सहयोगी दैनिक जागरण के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज के इस साहित्यिक संध्या के विशेष अतिथि हैं वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं प्रतिष्ठित जीवनीकार डॉक्टर अरविंद यादव। इस संवाद का शुभारंभ करने से पहले मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के बारे में संक्षेप में कुछ शब्द साझा करना चाहूँगी। प्रभा खेतान फाउंडेशन वर्षों से साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर सार्थक कार्य कर रहा है। यह केवल आयोजनों का मंच नहीं, बल्कि विचारों को दिशा देने, रचनात्मक को प्रोत्साहित करने और संवाद की संस्कृति को समृद्ध बनाने का एक सतत प्रयास है। शिक्षा, साहित्य, कला और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर फाउंडेशन निरंतर उल्लेखनीय पहल करता रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनकी प्रतिभा को व्यापक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से। लेखक संवाद, पुस्तक लोकपर्ण, साहित्यिक गोष्ठियों और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ साथ संगीत, नृत्य एवं रंगमंच की विधि प्रस्तुतियों के माध्यम में फाउंडेशन ऐसे अवसर निर्मित करता है जहां विचारों को अभिव्यक्ति मिलती है, रचनात्मकता को सम्मान मिलता है और समाज को नई दृष्टि प्राप्त होती है। अब मैं आज की संध्या के हमारे विशिष्ट अतिथि का परिचय प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगी। डॉक्टर अरविंद यादव वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं प्रतिष्ठित जीवनीकार हैं। हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले डॉक्टर अरविंद पिछले 3 दशकों से पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक तथा मान्य सरोकारों का सशक्त अभिव्यक्ति देते आ रहे हैं। हिंदी साहित्य में पीएचडी उपाधि प्राप्त डॉक्टर अरविंद ने कहानी, लेख, निबंध, समीक्षा और साक्षात्कार सहित अनेक साहित्यिक विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हैदराबाद में जन्मे और पले बड़े डॉक्टर अरविंद ने हिंदी मिलाप, आज तक, हेडलाइंस टुडे, IBN 7, TV9, साक्षी न्यूज़ तथा यो स्टोरी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। एक जीवनकार के रूप में उन्होंने भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव, पद्म विभूषण डॉक्टर पद्मावती, सुप्रसिद्ध गायिका हेमलता तथा पद्मश्री फूलबासन यादव सहित अनेक विशिष्ट व्यक्तियों की आधिकारिक जीवनियाँ लिखी हैं। हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में उनकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी आगामी पुस्तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर GM माधवन नायर की आधारित जीवनी है। डॉक्टर अरविंद यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस संवाद यात्रा में डॉक्टर अरविंद यादव से बातचीत करेंगे पटना के प्रख्यात रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक एवं संस्कृत संरक्षण श्री अनीश अंकुर। श्री अनीश अंकुर बिहार के अग्रणी रंगकर्मियों में से एक हैं और पिछले 3 दशकों से रंगमंच तथा नुक्कड़ नाटक आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 5000 से भी अधिक नुक्कड़ नाटकों में अभिनय किया है। वे रंगमंच के सामाजिक सरोकार पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें बिहार के रंगमंच के इतिहास और उसके सामाजिक योगदान का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का ये संवाद अनुभवों, विचारों और प्रेरणाओं से समृद्ध होगा तथा हम सभी अपने साथ नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नई सीख लेकर लौटेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर अरविंद यादव जी एवं श्री अनीश अंकुर जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और इस बहुप्रतिष्ठित संवाद का शुभारंभ करें। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है।
आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद कलम के कार्यक्रम में आप सबसे मुलाकात हो रही है। अभी मैं पूछ रहा था अन्विता जी से, तो बोले कि 1 साल के बाद कोई प्रोग्राम हो रहा है और इस जगह पर मेरा भी ये पहला अनुभव है। तो आप सब लोगों का स्वागत है। मैं अरविंद जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अनिश जी। और जैसा कि परिचय में बताया गया कि ये पेशे से पत्रकार रहे हैं और 3 भाषाओं के, हिंदी, अंग्रेज़ी और तेलुगु पर, अभी मैं इनसे पूछ रहा तो बता रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं, लेकिन शुरू से ही तेलुगु और हिंदी। तो सबसे पहले थोड़ा, इससे पहले कि हम लोग किताब पर आएँ, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए। कैसे कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ के रहने वाले हो और कैसे पहली किताब कब छपी? सभी को नमस्कार। यहाँ पर प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति है, मैं सभी को नमन करता हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन का विशेष तौर पर आभार। जो ये श्रृंखला चल रही है, बहुत बढ़िया श्रृंखला है और मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एहसास वुमेन ऑफ पटना का भी आभार। विशेष तौर पर अन्विता जी और अनुभा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे बीच प्रोफेसर राम बच्चन राय जी हैं, उनकी मौजूदगी जो है इस सारे कार्यक्रम की गरिमा को शिखर पर पहुंचाती है। आपका यहाँ होना हम सबके लिए आशीर्वाद जैसा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अनिश जी ने बताया, मेरे पिताजी का जो मूल गांव है उसका नाम है अहिरौला। ये पड़ता है मौजूदा बलरामपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के। तो वो अपने परिवार में पहले ग्रेजुएट थे। उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। तो जैसा होता आया है भाइयों के बीच, जब खेतों का बंटवारा होता है, बढ़ते 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 जब हमारे पिताजी और चाचा के हिस्से में आया तो बहुत थोड़ी सी ज़मीन बची। तो उस ज़मीन से, खेती की उस छोटी सी ज़मीन से गुजर बसर होना मुश्किल था। तो नौकरी की तलाश में वो आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते वो दक्षिण की तरफ गए, मैसूर पहुँचे। मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहीं से उन्होंने बीएड किया और फिर वो नौकरी की तलाश करते करते हैदराबाद आए। हैदराबाद में उन्हें नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली। वो सरकारी स्कूल में शिक्षक बने, हिंदी के शिक्षक बने। 70 के दशक की बात है। उन दिनों यादव पत्रिका निकलती थी, पत्रिका का नाम यादव था, बनारस से निकलती थी। तो उसमें जो है, जो युवा युवती जो होते थे, अपने शादी से जुड़े प्रस्ताव जो है उसमें प्रकाशित करते थे, जैसा कि आजकल भी हम लोग अखबारों में देखते हैं। तो उस तरह का हमारे पिताजी ने भी दिया, हमारी माताजी ने भी दिया। तो मेरी माताजी जो हैं वो गुलबर्गा से हैं। वो पूर्ण रूप से, यानी शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध कन्नड़ भाषी हैं। तो उस तरह से आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा यह जानना कि भारत का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ पर यादव नहीं है। तो चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, हर जगह है। तो उस तरह से मेरे पिताजी और मेरी माताजी का परिचय हुआ, फिर परिवारों के बीच बातचीत हुई, शादी हुई। मेरा जन्म हैदराबाद में ही हुआ। पढ़ाई लिखाई सारी हैदराबाद में हुई। चूँकि तेलुगु भाषी प्रदेश है, मेरी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में हुई। मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन तेलुगु पढ़ना अनिवार्य था। तो इस तरह से जो है 3 भाषाएं एक साथ चलीं। सारी स्कूली शिक्षा अंग्रेज़ी में हुई। मैंने कभी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई नहीं की। चूँकि माताजी हिंदी शिक्षक थीं, पिताजी हिंदी शिक्षक थे, घर पर सारा माहौल हिंदी का था। घर में ढेरों किताबें रहती थी, तुलसी से लेके मार्क्स तक, हर तरह की किताबें। तो उनको पढ़ने का अनुभव मिलता रहा। तो उसी तरह जो है लेखन की ओर झुका हुआ। सबसे पहले मैंने 10वीं के बाद 12वीं में मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया हुआ था। अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की। मिशनरी स्कूल था, मिशनरी कॉलेज था। उसके बाद बीएससी की मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, वेस्ली बॉयज़ हाई स्कूल, वो भी एक मिशनरी संस्थान से जुड़ा हुआ कॉलेज था। फिर उसके बाद जैसा कि होता है, अगर आपके माता पिता शिक्षक हों तो आप भी उसी राह पर चलते हैं। तो मैंने भी हिंदी शिक्षक की परीक्षा पास की और मुझे नौकरी मिली। मैं उस समय, मेरी उम्र सिर्फ 18 साल 11 महीने और 23 दिन की थी। 23 अगस्त 1995 को मुझे केंद्रीय शिक्षक की नौकरी मिली। वो अस्थाई पद था। तो 1 साल मैंने हिंदी शिक्षक के तौर पर काम किया। लेकिन
पद को स्थायी करने के लिए मेरी उम्र बहुत कम थी, तो कहा गया कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 3-4 साल और। तो मैंने जो है सोचा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं उतना समय इंतज़ार नहीं कर सकता। एक अखबार निकलता है हैदराबाद से, डेक्कन क्रॉनिकल। वो उस समय बहुत लोकप्रिय था, इतना लोकप्रिय था कि मान के चलिए लगभग हर घर में, हर शिक्षित परिवार में वो अखबार आता था। और खबरों का प्रभाव भी इतना ज़्यादा होता था कि अगर कोई खबर छपती थी तो उसका असर अगले ही दिन दिखाई देता था। तो वो असर मुझ पर भी पड़ा। मुझे लगा कि एक हथियार है अखबार, जिसके ज़रिए समाज में सुधार लाया जा सकता है, कुरीतियों को दूर किया जा सकता है, कुछ अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो मेरा मन भी किया पत्रकार बनने का। जैसे ही हिंदी शिक्षक की नौकरी छोड़ी, हैदराबाद से एक हिंदी अखबार निकलता है जिसका नाम है हिंदी मिलाप। सालों से, आज़ादी के ज़माने से वो निकल रहा है और बहुत ही लोकप्रिय अखबार है। आज भी हैदराबाद में, तेलंगाना में वो हिंदी अखबार काफ़ी लोकप्रिय है। दिल्ली से उर्दू मिलाप निकलता था, हैदराबाद से हिंदी मिलाप निकलता। तो मैंने 96 में, मेरी उम्र 19 साल थी, तो मैं पत्रकार बना और हिंदी मिलाप से जुड़ा। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे एक समाचार पत्र में जो जिम्मेदारियां निभाई जा सकती थी वो सब निभाने का मौका मिला। एक संवाददाता के तौर पर काम करने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, असेंबली कवर करने का मौका मिला, धरना प्रदर्शन कवर करने का मौका मिला, क्राइम, राजनीति, खेलकूद, सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। उसके बाद संपादन का मौका मिला, प्रूफ रीडिंग का मौका मिला, पन्ने कैसे बनाए जाते हैं, कैसे छापे जाते हैं, वो सारी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। अच्छा इस मायने में, मुझे लगता है कि जो बात मैं कहूँगा उस पर तालियां बजेंगी। छोटी सी उम्र में मैंने वहाँ पर 6 साल काम किया, 1996 से 2002 तक। लेकिन उस दौरान मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, उनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला। और जिन शख्सियतों का मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, उनमें लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, महेंद्र कपूर जी, पंडित जसराज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, माधवन नायर। सिर्फ संगीतकार ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बड़े बड़े शिक्षाविदों, विदेश से आने वाले वैज्ञानिकों से मिलने, उनका इंटरव्यू करने। जैसे हम सभी जानते हैं गणितज्ञ के बारे में शकुंतला देवी जी, इस तरह से पीसी सरकार जो जादूगर हैं, अपने दौर के, मौजूदा दौर के सबसे बड़े जादूगर जो माने जाते हैं, भारतीय जादुई कला के जो धुरंधर हैं, तो उस तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला और मैं इंटरव्यू करता था, लिखता था। उस तरह से जो है कहानी मेरी आगे बढ़ी। 2002 में मुझे बहुत शानदार मौका मिला, आज तक में काम करने का मौका मिला। जब मैं आज तक से जुड़ा, उन दिनों में भारत में सिर्फ 3 खबरिया चैनल थे, सिर्फ 3 न्यूज़ चैनल थे, आज तक, स्टार न्यूज़ और जी। अभी के दौर में आप जानते हैं कितने चैनल हैं। तो आप समझ सकते हैं जब हम लोग माइक लेकर खड़े होते थे तो किस तरह का क्रेज़ लोगों के बीच देखने को मिलता था। कहीं पर भी खड़े हो जाते थे माइक पकड़कर, पीछे 100-200 लोग खड़े रहते थे। तो उस दौर में हमने टीवी पत्रकारिता की 3 साल बहुत शानदार आज तक में गुजारे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज तक ने मुझे टीवी पत्रकार बनाया। उसके बाद जब दैनिक जागरण, मैं एक बार फिर से दैनिक जागरण अखबार का आभारी हूँ। यहाँ पर इस आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके सभी संपादकों को, पत्रकारों को मेरा नमन। तो जब दैनिक जागरण समूह ने अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च किया, चैनल 7, तब मैं उससे जुड़ा। 3 साल वहाँ पर काम किया, वो बाद में IBN 7 बना। फिर उसके बाद 2008 में उस समय के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के सुपुत्र जगन मोहन रेड्डी, जो 19 से 24 के बीच में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना अखबार शुरू किया था जिसका नाम साक्षी था, तेलुगु में अखबार था। तो जब वो न्यूज़ चैनल लाना चाह रहे थे तो उन्होंने मुझे संपर्क किया और मुझसे कहा कि आप जो है हमारी संस्था से जुड़िए। तो मैं साक्षी न्यूज़ चैनल से जुड़ा। वो तेलुगु का न्यूज़ चैनल था, अब भी है। मैं वहाँ का संस्थापक कार्यकारी संपादक बना। शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसकी मातृभाषा हिंदी थी और जो है तेलुगु का संपादक बना, तेलुगु अखबार का। फ़ायदा मुझे ये रहा कि बचपन से ही, पहली कक्षा से ही मुझे तेलुगु सीखने का मौका मिला, वो मेरे काम आया। फिर 2008 से लेकर 2012 तक मैं साक्षी का कार्यकारी संपादक रहा। उसके बाद TV9 से जुड़ा।
TV9 आज भी तेलुगु का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, पहला न्यूज़ चैनल है और नंबर 1 है शुरू से लेकर आज तक। वहाँ पर मैं संपादक रहा 3 साल। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण दौर आया 2015 में, जब मैं एक संस्था से जुड़ा जिसका नाम है यूर स्टोरी। आप लोगों को जानकर बहुत सुखद अनुभव रहेगा कि यूर स्टोरी नाम की एक संस्था को शुरू करने वाली जो महिला हैं, युवा महिला हैं, वो पटना से हैं। उनका नाम है श्रद्धा शर्मा। वो यहाँ से बैंगलोर जाकर बस गई। उन्होंने अपना एक मीडिया संस्थान शुरू किया जिसका नाम है योर स्टोरी। इस संस्था की खासियत ये है कि इसमें मारकाट, लूटपाट, इस तरह की उस तरह की खबरें होती नहीं हैं। इसमें एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स की कहानियाँ होती हैं, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक जो कहानियाँ होती हैं उनके बारे में। किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, महिला ने, युवा ने, किसान ने अच्छा काम किया है, ऐसा काम किया है जिसको देखकर दूसरे लोग सीख सकते हैं, तो उस तरह की कहानियाँ उसमें प्रकाशित होती हैं। वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो मैं वहाँ जुड़ा 2015 में। उस समय जब मैं जुड़ा उस समय वो सिर्फ अंग्रेज़ी में आता था। मेरे जुड़ने के बाद हमने उसको 12 भारतीय भाषाओं में शुरू किया और उन 12 भारतीय भाषाओं का प्रबंध संपादक मैं रहा। तो 2015 से 2019 तक वहाँ काम करने का मुझे मौका मिला। 2019 से लेकर 24 तक जगन मोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो उस दौर में मैं आंध्र प्रदेश सरकार का विशेष कार्य अधिकारी रहा। मीडिया प्रभार मेरे जिम्मे रहा। मेरा काम था आंध्र प्रदेश सरकार और मीडिया के बीच समन्वय करना, यहाँ की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराना और इन्हें जो जानकारी चाहिए वो लेकर इन्हें देना। फिर उसके बाद 24 में सरकार बदली तो मुझे त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद लगातार मैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा रहा, लेखन का कार्य चलता रहा। अभी 1 अगस्त से एक नया मीडिया संस्थान हैदराबाद से शुरू होने वाला है। उसके लिए मैं मुख्य संपादक के तौर पे काम करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ रहें ताकि ये संस्था में भी मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जो जिसे लोग सराहें। क्या और बात मुझे लगेगा कि मेरा काम जो है सही चल रहा है, सार्थक है और मेरी कोशिशें जो हैं वो लोगों को कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में फ़ायदा पहुंचा रही हैं। आपने ये पहली मेरा जीवनी कब लिखी? पहली जीवनी, क्योंकि जैसा कि अनुभा जी ने अपने परिचय में बताया कि माधव नायर की, हेमलता की, रेड्डी की कई जीवनी, पहली जीवनी आपने कब लिखी? एक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। जिन दिनों मैं योर स्टोरी में काम कर रहा था उन दिनों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश रहती थी जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है या बहुत अलग काम किया है, कठोर परिस्थितियों से गुजरते हुए, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए असाधारण उपलब्धि हासिल की है। तो वैसे लोगों की खोज हम लोग करते थे और उनकी कहानी लिखते थे। मकसद सिर्फ एक था, अगर उस कहानी को एक व्यक्ति भी पढ़कर उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए तो वो लिखना जो है सार्थक होगा। तो उस तरह की कोशिश हमारी जारी रहती थी। इसी क्रम में मुझे एक बड़ी शख्सियत से मिलने का मौका मिला। उनका नाम था सरदार जोत सिंह। सरदार जोत सिंह जी की कहानी जो है बेहद असाधारण है। वो जीवनी है, उस जीवनी का शीर्षक भी जो है उसका नाम है असरदार सरदार। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा आप लोगों को। सरदार जोत सिंह जी के नाम पर जो है आज कई संस्थाएं कलकत्ता में चल रही हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, पूर्व भारत में चल रही हैं। कई शिक्षण संस्थान हैं, KG to PG हैं। उनके जो सुपुत्र हैं, 3 लड़के हैं, वो लोग टेलीकॉम बिजनेस में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, अलग अलग जगह हैं। KG to PG उनकी जो है ताकत है। तो दिलचस्प कहानी ये है, जोत सिंह जी का जन्म अविभाजित भारत में, पाकिस्तान में, लाहौर के करीब शाहीवाल प्रांत में हुआ था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो विभाजन की त्रासदी रही उसने कई लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। जीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोगों को पलायन करना पड़ा। तो उसी तरह इनके साथ भी हुआ। ये लोग जमे जमाए हुए थे, गांव में सब कुछ था,
कई एकड़ ज़मीन थी, गाय भैंसें थी, लेकिन अचानक रातों रात सब कुछ छोड़कर उन्हें लौटना पड़ा। लौटना नहीं, भारत आना पड़ा। तो वो जो दर्द है वो कहानी में बयां होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने भारत की सीमा पार की तो उनके जेब खाली थे, कुछ भी नहीं था। माँ के कानों में बालियां थीं, बहनों के हाथों में चूड़ियां थीं, बस यही था। जब उन्होंने सीमा पार की तब उन्होंने एक भैंस खरीदी, एक भैंस। अभी उनको न घर मिला था, न रहने की कोई जगह थी, कहाँ ठिकाना होगा इसका भी पता नहीं था। भारत की सीमा पार करने के बाद जब वो इस तरफ आए तब एक भैंस खरीदी। उस भैंस से उन्होंने व्यापार शुरू किया, 1 से 10 की, 10 से 20 की, 20 से 40 की, 40 से 100 की। इस तरह से उन्होंने कलकत्ता में कई तबेले बनाए। तबेलों के ज़रिए दूध का व्यापार किया, दही का व्यापार किया, घी का व्यापार किया, उसको बढ़ाया। उनको पता था कि शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग स्कूल आएंगे, कॉलेज जाएंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करेंगे। उन्होंने शिक्षा संस्थान को ले, वो कामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश किया, टेलीकॉम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस तरह से करते 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 जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो गुजरे तो मैं संपत्ति के बारे में आंकना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो खाली हाथ आए थे, लेकिन कम से कम 25,000 लोगों को सीधे तौर पर या नहीं तो अन्यथा उनको रोजगार देकर गए, नौकरी दी। आज भी कई लोग जो है उनसे जुड़ी अलग अलग संस्थाओं में काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आप लोग पढ़िएगा, एक छोटा सा किस्सा मैं सुना देता हूँ। हुआ ये था, बहुत दिलचस्प है ये, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। हुआ ये कि जोत सिंह जी के पिता अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। हर तरफ दंगे भड़क रहे थे, हर तरफ मारकाट हो रही थी, लूटपाट हो रही थी। आप सभी जानते हैं, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्या क्या हो रहा था। लेकिन जोत सिंह जी के पिता अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते थे। पूरा गांव लगभग खाली हो गया। जितने हिंदू परिवार थे सब छोड़कर चले गए, लेकिन जोत सिंह के परिवार वाले गए नहीं। एक दिन 4 मुसलमान भाई उनके यहाँ पहुंचे। बोले, जनाब अगर आज रात आप अपना घर छोड़कर सीमा की तरफ नहीं गए तो मान लीजिए कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। तब इनको आश्चर्य हुआ कि ये लोग हमारे पास आए क्यों हैं, हमें क्यों सतर्क कर रहे हैं, इनका कोई ना कोई तो मकसद होगा ही होगा। तो उन्होंने पूछा, तुम हमें क्यों बता रहे हो? तुम्हें तो उनकी तरफ होना चाहिए था, तुम भी उन्हीं के साथ आते, लुटेरे बन के आते, लूटते, चले जाते, मारकाट हो जाती, हम रहते नहीं रहते। उन्होंने कहा, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने हमें परिवार की तरह देखा है, हम लोगों ने आपको परिवार की तरह देखा है। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई बुरा हो, लेकिन हमारी हिदायत ये है, हमारा सुझाव ये है कि आप जल्द से जल्द चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपका जो है फ़ायदा होगा, आप कुछ चाहते हैं हमसे, इसीलिए आप हमको सतर्क करने आए। तो उन चारों ने कहा कि देखिए सरदार जी, आपको सुरक्षित सीमा पार पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको ये करना है, आपकी जितनी जमीन जायदाद है वो हमारे नाम करिए। ये तय था कि अगर वो नहीं जाएंगे और ये 4 लोग उनको वापस नहीं ले जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। भरा पूरा परिवार था। तो सरदार जी को बात समझ में आई। उन्होंने इन चारों से कहा कि आप मस्जिद की तरफ देखिए और कसम खाइए, खुदा की कसम खाइए कि हमको सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उन्होंने वैसे ही किया। अब ये चारों पूरे परिवार को लेकर निकले। जितनी ज़मीन जायदाद थी उन चारों के नाम की गई। रास्ते में कई लोगों ने रोका, कहा कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको मारेंगे, लेकिन ये चारों ढाल बनकर खड़े रहे और कहा कि हमने कसम खाई है, खुदा के नाम पर कसम खाई है, मस्जिद की ओर देखकर कसम खाई है
ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना हम सब पर लांछन लगेगा। तो उस तरह से वो चारों उनको भारत की सीमा पर ले गए। और जो नज़ारे पूरे परिवार ने, जोत सिंह के परिवार ने अपने गांव से लाहौर पहुंचने तक देखे, उसका चित्रण उस किताब में है। तो कैसे बच्चों को मारा गया, कैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कैसे खून की नदी बही, हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहेंगे, यहाँ पर बैठा कोई शख्स देखना नहीं चाहेगा, लेकिन उस दौर में जो हुआ उसका जिक्र उसमें है। और भारत आने के बाद की कहानी अलग है, जैसा कि मैंने आपको संक्षेप में बताया कि कैसे वो कैसे कहें मिल्क मैन टू मिलियनेयर बने। ये पूछ रहे थे आपसे कि आपने जितनी जीवनियाँ लिखी उसमें दलाई लामा वाली जीवनी शायद सबसे पहली ऐसी जीवनी थी जो इतने इंटरनेशनली नोन व्यक्ति थे। तो इतने बड़ी शख्सियत के लिए मैंने देखा किताब में उनकी भूमिका है, डॉक्टर कर्ण सिंह की भूमिका है। तो क्या चुनौती, कैसे आपने सामग्री जुटाई? मैंने देखा कि बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें हैं उसमें। क्या आपको तिब्बत जाने का मौका मिला? और लगभग 850 पेज की किताब है, और एक ऐसा बच्चा जिनका नाम था दलाई लामा का लामो दोंडू, उसमें 14वें दलाई लामा है, उनकी जीवनी है ये। 13वां दलाई लामा जब मरते हैं तो वो कुछ संकेत छोड़ते हैं कि जो 14वां जो हमारा उत्तराधिकारी चुना जाएगा उसमें कुछ ये संकेत होंगे। तो पुनर्जन्म की अवधारणा के आधार पर उस बच्चे को ढूंढा जाता। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है? सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबका अपना अपना विश्वास है। जहाँ तक बात दलाई लामा जी की है, इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानूंगा कि मुझे लिखने का अवसर मिला। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी में प्रभा खेतान फाउंडेशन अपनी भाषा, अपने लोग की जो बात करता है, मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि दलाई लामा की जीवनी हिंदी में ये पहली मौलिक जीवनी है। छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन ये पहली मौलिक जीवनी है, पहली प्रामाणिक जीवनी है, और इसमें एक भी अंश ऐसा नहीं है जिसमें कल्पना का पुट है, यथार्थ है, सत्य है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये बहुत दिलचस्प बात है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दलाई लामा जी से मिलूंगा या मुझे दलाई लामा के बारे में कुछ लिखना है। कल्पना भी नहीं की थी, कभी विचार मन में आया ही नहीं। जानता था वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इतना ही बस, ज़्यादा भी जानकारी मेरे पास नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत दिलचस्प घटना हुई, मैंने किताब में उसका जिक्र किया है, बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया 2000 में मैं साक्षी का कार्यकारी संपादक बना। वहाँ पर कई लोगों से दोस्ती हुई, जो साथ में काम करने वाले लोग थे उनसे दोस्ती हुई। तो हम लोग 5 लोग बहुत अच्छे दोस्त बने। गीता जो हमारी सीईओ थी, निवेदिता जो हमारी फीचर्स एडिटर थी, सुवर्णा जो पुरुष हैं वो आउटपुट एडिटर थे, सुरेश जो कि हमारे असाइनमेंट हेड थे, कोऑर्डिनेशन देखते थे सारा आउटपुट का, और मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इनपुट था। तो हम 5 बहुत अच्छे दोस्त बने। इसी क्रम में जैसा कि होता है, कुछ 1 साल बाद कोई और कहीं चला गया, कहीं कोई चला गया, तो मैं तो वहाँ पर 6 साल रहा, लेकिन सभी लोग अलग अलग संस्थानों में चले गए। लेकिन हमारा जो है मिलना लगातार जारी रहा, लगातार। हम लोग हर महीने, जैसे आप लोगों की बैठक होती है, एहसास महिलाएं मिलती होंगी महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, वैसे ही हम 5 साथी हमेशा मिला करते थे, महीने में 1 बार, भोजन पर, कभी लंच पर, कभी डिनर पर। तो 2022 की बात है, गीता जी ने हमें बुलाया अपने घर, बोले कि आज आप लोग मेरे घर आइए, भोजन हमारे यहाँ करिए। तो जब हम लोग उनके घर पहुँचे तो ड्राइंग रूम में देखा काफ़ी कुछ बदला हुआ था। सामने बुद्ध की मूर्ति थी, पीछे बुद्ध का चित्र था, जो मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए जो साजुक का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे पड़े हुए थे। तो मेरे मन में कई सवाल उठे। मैंने उनसे सीधे पूछा, गीता जी क्या किसी ने आपके घर परिवार में बौद्ध धर्म को अपना लिया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ही बौद्ध धर्म को अपनाया है, मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं को मानने लगी हूँ, उनका पालन करने लगी हूँ, मंत्रों का जाप करने लगी हूँ।
तो ऐसे ही बात आगे बढ़ी। तो उन्होंने बहुत व्यक्तिगत तौर पर वो बातें कही, मैंने किताब में उसका जिक्र भी किया है। मैं आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे अनुमति दी कि वो आप सभी के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। मेरा जीवन कोई लंबा जीवन नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ अनुभव किया है वो मेरे लिए कई उसमें अनुभव जो हैं वो कटु रहे हैं। लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं। सामने एक तरह का व्यवहार करते हैं, पीछे एक तरह का व्यवहार करते हैं। मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने कई जगह कोशिश की कि मुझे सही मार्ग मिले मोक्ष का, उस मार्ग पर चक्कर में मोक्ष को हासिल करूँ, निर्वाण प्राप्त कर सकूँ। लेकिन मैंने कई कोशिशों के बावजूद मुझे सफलता नहीं मिली। तो मेरी एक मित्र ने मुझे कहा कि क्यों ना तुम तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपराओं का पालन करो, शायद तुम्हें लाभ मिले। तो मैंने करना शुरू किया है। मुझे लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। जब हम लोग भोजन करने बैठे तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, अरविंद तुम्हारा दिल्ली आना जाना होता रहता है, तुम्हारे कई लोगों से परिचय है, मैं दलाई लामा से मिलना चाहती हूँ, क्यों ना मुझे तुम मिलवाने की कोशिश करो। मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद मैं कोशिश में लगा, अलग अलग तरीके से कोशिश की। किस तरह से कामयाब हुआ उस किताब में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। तो हम पांचों ने मिलकर तय किया कि हम पांचों दलाई लामा से मिलने जाएंगे। तो तारीख तय हुई 10 जून 2022 की। हुआ ये कि उसी दिन सुरेश जी की बेटी को अमेरिका जाना था पढ़ाई के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए। तो बेटी जब पहली बार विदेश जा रही है तो वो आ नहीं सकते थे, उन्होंने मना कर दिया। उसी दिन सुवर्णा ने अपने 10वीं के सहपाठियों का एक पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया था। करता धरता वही थे, तो वो भी नहीं आ पाए। और निवेदिता की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी उस समय के तेलंगाना राज्य के वित्त मंत्री के साथ, वो टाली नहीं जा सकती, तो वो तीनों ड्रॉप हो गए। तो मेरी बेटी उस समय मंगलगिरी में, गुंटूर के पास आंध्र प्रदेश में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा, बेटी तुम चलना चाहोगी क्या? तो उसने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। तो हम 3 लोग मिलने गए, मैं, गीता और मेरी बेटी। वो जो दौर था वो कोविड का दौर था, हम सबको क्वारंटीन होना था। उन लोगों ने पहले RT-PCR रिपोर्ट मंगाई, वैक्सीनेशन की रिपोर्ट मंगाई। फिर हमसे कहा गया कि जब तक आप दलाई लामा से न मिलें तब तक आप लोग जो है आइसोलेटेड रहें, क्वारंटीन में रहें। तो वैसे ही हम लोग होटल में अलग अलग कमरों में थे। डिनर करने हम लोग जब साथ बैठे तब मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, डैडी आपने कई लोगों के बारे में लिखा है, क्या आपने दलाई लामा के बारे में कभी कुछ लिखा है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी तक। तो उन्होंने कहा आपको लिखना चाहिए। तो मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि अगले दिन मैं जब दलाई लामा जी से मिलूँगा तो उनसे अनुरोध करूँगा कि आप मुझे अनुमति दें, मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ। तो अगली सुबह फिर से हमारा टेस्ट हुआ कोविड का। हम लोग सब खुशनसीब थे कि सबका टेस्ट नेगेटिव था। और जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें अपनी किताबें भेंट की और उनसे अनुरोध किया, दलाई लामा जी मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं हिंदी का लेखक हूँ, आप अनुमति दीजिए। तो उन्होंने, यकीन मानिए मैं अपने आप को उस मामले में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, मुश्किल से 3 सेकंड लिए उन्होंने झट से फट से हाँ कह दी। उन्होंने कहा, एक दिलचस्प बात यहाँ पे, ये बात कह के मैं अपने इस सवाल के जवाब को ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अब मेरा माथा चकराया कि अगर शर्तें ऐसी हो जिसे मैं मान ना पाऊँ तो ये जो खुशी मिली वो गायब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जो 3 बातें कहूँगा, अगर तुम इन तीनों को किताब में किसी न किसी रूप में लिखो तो मैं मान लूँगा कि वो किताब मेरी जीवनी होगी। तो उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और वो जो अपना पारंपरिक साधु की वेशभूषा पहनते हैं जो काफ़ी लूज़ होती है, तो उन्होंने मुझे करीब बुलाया और सारा जो है ऐसे हाथ उठाया और हाथ मेरे सामने किए, बोले इसको फील करो, देखो। फिर पाँव को छुआया, माथे को छुआया, सब कुछ पूछा तुमने क्या महसूस किया। ये संवाद अंग्रेजी में हो रहा था। व्हाट डिड यू फील? So I said, Your Holiness, your skin is very smooth, your muscles are strong, and to me it looks your bones are also strong. So then he asked me, did you find any wrinkle anywhere on my face or any part of my body? I said,
No, Your Holiness, I did not find any wrinkle. Everything looks very nice, very good. So he said, I am 87-year-old. Write about this. Yeah, this is mystery. So I said, I will definitely try to do that. Then he said, come closer. Then he opened his mouth. He said, look into it. Look carefully. See whatever you can see. So मैंने गौर से देखा, समझ गया वो क्या कहना चाह रहे थे. तो पूछा उन्होंने, क्या देखा, क्या गौर किया. मैंने कहा पूरी 32 जस की तस है. तो उन्होंने कहा मेरी उम्र, आई एम 87 एंड ऑल माई टूथ आर इंटैक्ट. राइट अबाउट दैट. जो तीसरा सवाल था वो बहुत दिलचस्प था. उन्होंने पूछा, डोंट यू फाइंड अ चाइल्ड इन मी. मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या जवाब देना है. अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं उनको बुरा लग गया तो मेरा जो काम बन रहा है वो रुक जाएगा. अगर मैं ना कहूँ, उनके मन में जवाब हाँ है, तब भी मेरा काम रुक जाएगा. मैं वही सोच रहा था कि क्या जवाब दूँ. उन्होंने कहा कि यस, आई हैव केप्ट द चाइल्ड इन मी अलाइव. और उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि एक बच्चा जो है वो मासूम होता है, वो इंसान से इंसान में फ़र्क नहीं करता. समझाया उन्होंने. तो इस तरह से मुझे मौका मिला. 3 साल लगे. 2022 में मैंने लिखना शुरू किया. उनसे मिलके आने के तुरंत बाद वहाँ पर एक पुस्तकों की दुकान थी, वहीं से मैंने करीब दर्जन भर किताबें खरीदी. फिर अपने घर लौटा, फिर एक 30-35 किताबें खरीदी, करीब 50 किताबें पढ़ी. पढ़कर जितना समझा उसके नोट्स बनाए. फिर देखा कि अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं. एक किताब में एक घटना का जिक्र एक तरह से है, दूसरी किताब में उसी घटना का जिक्र किसी और तरह से है. तो मैंने उन्हीं से संपर्क किया. सीधे संपर्क नहीं होता था. उनके जो सेक्रेटरी वगैरह थे उनसे उनको मैं अपनी क्वेरीज भेजता था कि इस किताब में ऐसा लिखा है, उस किताब में ऐसा लिखा है. एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा. उनकी माँ ने भी मीन्स अपनी जो मेमोइर्स हैं वो लिखे हैं, अपनी जो संस्मरण लिखे हैं. डिकी ड्रेसिंग जी ने उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं. तो जो दलाई लामा जी ने जो बातें कही हैं उनमें इधर उधर थोड़ा बहुत विरोधाभास है. तो मैंने वो सब चीज़ें भी जानने की कोशिश की. तो उनकी ओर से पूरा सहयोग मिला और तिब्बती भाषाओं के जो जानकार थे उन सब का मुझे सहयोग मिला. तो 3 साल की मेहनत के बाद ये किताब आई है. और क्या तिब्बत आपको जाने का मौका मिल पाया? देखिए, 2 चीज़ें हैं. चूँकि जिस मकसद से मैं जाना चाह रहा था, अगर उस मकसद से शायद मैं कोशिश करता जाने की, तो कभी नहीं मिलता. कहीं नहीं पता. जो अनुमतियाँ चाहिए होती हैं तो उस मकसद से तो असंभव थी. मैंने कोशिश भी नहीं की. मैंने किताबों को आधार बनाया. तिब्बती साहित्य में जो बातें हैं और अलग अलग विदेशी रचनाकारों ने जो दलाई लामा जी के बारे में लिखा है, उन सबको आधार बनाकर मेरी कोशिश ये रही कि हिंदी में एक ऐसी किताब लाई जाए जो कि न सिर्फ मौलिक हो, पहली मौलिक किताब हो, बल्कि पूर्ण रूप से प्रामाणिक हो. कोई उंगली उठाकर ये न कह सके कि ये शायद हो सकता है, ऐसा हुआ हो, ऐसा असंभव है, उस तरह की नहीं. तो ये कोशिश मुझे लगता है सार्थक रही है, सफल रही है. और जैसा कि आपने जिक्र किया, ये मैं अपने आप को इस मामले में भी बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि डॉक्टर करण सिंह जैसे प्रबुद्ध वरेण्य साहित्यकार, रचनाकार, राजनेता, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज विद्वान राजनेता की मौजूदगी में उस किताब का विमोचन हुआ. और एक बहुत दिलचस्प बात, दलाई लामा जब पहली बार भारत आए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने उनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया था 3 मूर्ति भवन में. उस रात्रि भोज के समय दलाई लामा जी का परिचय उन्होंने डॉक्टर करण सिंह से कराया था और डॉक्टर करण सिंह का परिचय उन्होंने दलाई लामा से कराया था. उस रात्रि भोज के समय से लेकर अब तक उस रात्रि भोज में जितने लोग थे उसमें से सिर्फ 2 लोग ही हैं अभी, दलाई लामा और करण सिंह. और एक दिलचस्प बात, करण सिंह जी 2 साल दलाई लामा जी से बड़े हैं. बड़े. तो इस वजह से क्या बात.
उनके हाथों करण सिंह जी की जीवनी का विमोचन होना, लोकार्पण होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और करण सिंह जी दलाई लामा जी को अपना परम प्रिय मित्र कहते हैं और वो इनको अपना परम प्रिय मित्र। ये बताइए अरविंद जी, थोड़ी सी जीवनी के बारे में। जैसे जाहिर है कि एक कभी जीवित व्यक्ति के बारे में जब जीवनी लिखते हैं और ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, काफ़ी जो पूरे विश्व की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें काफ़ी विवादास्पद भी है, तो कभी आपको इस बात के लिए कि कोई जीवनी जो है अभिनंदन ग्रंथ न बन जाए, इसके लिए आपने क्या सतर्कता बरती? थोड़ा संक्षेप में। बिल्कुल सही। अक्सर ये हो जाता है जब वो कोई लेखक या जीवनीकार किसी की जीवनी लिखता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो उसके प्रभाव में इस तरह आ जाता है कि महिमा मंडन शुरू हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मान के चलिए आप किसी नायक की कहानी लिख रहे हैं जीवनी के रूप में, तो उसी तरह जैसा आप कह रहे हैं वैसे होने की पूरी संभावना होती है। मान के चलिए वो खलनायक है। अब जैसे आजकल बहुत सारी किताबें आ रही हैं, खलनायक को केंद्र में रखकर भी जीवनियाँ लिखी जा रही हैं। समाज की नज़र में वो खलनायक है। होता है कि उसमें कुछ अच्छे गुण भी हों, कुछ अच्छी बातें भी हों, लेकिन आपका दृष्टिकोण जो है पहले से तय है, तो आप जो है उसको पूरी तरह से खलनायक के तौर पर पेश करते हैं। मेरी कोशिश ये रही कि आप इंटरप्रिटेशन ना करें, आप उसको समझाने की कोशिश ना करें। घटना जैसे हुई है वैसे आप उसको पेश करें। कहीं ये मत बताएं कि ये घटना सही थी, इन्होंने सही किया, उन्होंने गलत किया, ये ऐसे होना चाहिए था, वो वैसे होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। आपने किताब पढ़ी है, आप समीक्षा कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार लोगों के सामने रखिए। थोड़ा ये जानना चाहते थे अरविंद जी, जैसे आपने बोला कि तिब्बती सोर्सेस को भी किया, तो आप जहाँ बैठे हैं ठीक इसके पीछे पटना म्यूजियम है और तिब्बत के एक बड़े स्कॉलर भारत के राहुल सांकृत्यान हुए और वहाँ से लगभग 22 खच्चरों पर लाद के सारी सामग्री है। उन्होंने भी तिब्बत पर, क्योंकि आपने इस किताब में तिब्बत की हिस्ट्री पर कि लगभग तिब्बत में बौद्ध धर्म 2500 साल पुराना है, लेकिन दलाई लामा का हिस्ट्री 600 साल का है। तो थोड़ा आप ये बताइएगा कि दलाई लामा संक्षेप में किस जंक्चर पे आए, लेकिन उससे पहले क्या आपको राहुल जी का तिब्बत पर लेखन थोड़ा कंसल्ट करने का मौका मिला? नहीं, बिल्कुल सही। मैंने वो किताब पढ़ी, उनकी तिब्बत यात्रा के जो अनुभव उन्होंने किताब के रूप में साझा किए वो मैंने पढ़े। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत कम लोगों ने तिब्बत के बारे में लिखा था। दो चीज़ें थी, जब तक चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा नहीं किया तब तक एक मायने में तिब्बत दुनिया से कटा हुआ देश था। बौद्ध धर्म के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक मायने में उनकी सेना भी नहीं थी, उनको लगा ही नहीं कि हमें सेना की ज़रूरत होगी। सेना जो थी वो एक तरह से पुलिस थी। अगर कोई गलत काम कर रहा है, वैसे चोरी वोरी भी होती नहीं थी, लेकिन एक जो छोटी मोटी जो घटनाएं होती थी उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ की पुलिस थी, उसी को वो लोग सेना कहते थे। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी था जब चीन ने अपना दावा ठोका, बाद में जब उस पर कब्जा किया, तो उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है, जब तक दलाई लामा भारत नहीं आए तब तक उनके बारे में भी बहुत कम जानकारी अलग अलग भाषाओं में मौजूद थी। जब वो भारत आए, दुनिया की नज़र जो है तिब्बत पर पड़ी। एक मायने में कहा जाए, अमेरिका ने भी मदद करने की कोशिश की, अन्य देशों ने भी मदद करने की कोशिश की, तिब्बत के नेताओं ने दुनिया के अलग अलग देशों से गुहार लगाई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। कब्जा हो गया, नरसंहार हुआ, कई लोगों को, लाखों लोगों को तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। ये इससे पहले थोड़ा ये हम चाहते कि दलाई लामा जो 14वीं शताब्दी में आए बौद्ध धर्म की हिस्ट्री में, कौन सी ऐसी ज़रूरत थी कि दलाई लामा जैसे पद का, दलाई लामा जैसा कि आपने बताया उसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर, जिसके पास एक धार्मिक अधिकार भी है और राजनीतिक अधिकार भी है। खास करके मेरे साथ से 5वें दलाई लामा से वो दोनों रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों पावर इसके पास। तो क्या ज़रूरत थी कि दलाई लामा जैसा इमर्जेंस हुआ? उसके पहले 1500 साल पहले नहीं था, क्यों 14वीं शताब्दी में आया? देखिए, दो तीन बहुत दिलचस्प, हाँ बिल्कुल संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा कि एक दौर ऐसा था
जब तिब्बत में बौद्ध धर्म का नामो निशान नहीं था। बौद्ध धर्म था जो तंत्रों मंत्रों पर आधारित था, वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था। 5वीं शताब्दी में सौंतन गाम्पो नाम के एक राजा हुए, तिब्बती राजा। वो राजा बहुत शक्तिशाली थे, बहुत विद्वान थे, उनकी जो रणनीतिक कुशलता थी वो बहुत उस समय उस दौर की सबसे तेज थी। तो उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई। उन्होंने मंगोलिया, चीन, नेपाल, भारत, अलग अलग जो सीमावर्ती देश हैं वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया और ज़मीन हथियाने की कोशिश की। जैसा कि हर दौर में होता है, संधि होती है। तो उनकी संधि नेपाल के राजा से हुई, उनकी संधि चीन के राजा से भी हुई। तो उस समय जो नेपाल की राजकुमारी थी भ्रुकुटी देवी, उनका विवाह उनसे हुआ, और जो चीन की राजकुमारी थी उनका भी विवाह राजा से हुआ, सांतन गाम्पो से। तो ये दोनों जो राजकुमारी जब विवाह करके तिब्बत पहुंची, तब उनको पता चला कि ये दोनों बुद्ध को मानती थी, बौद्ध धर्म को मानती थी। तो वो अपने साथ मूर्तियाँ और बहुत सारी सामग्री, साहित्य की सामग्री, वो सब लेकर गई थी। जब उन्होंने, राजा ने देखा कि जब उनकी दोनों पत्नियाँ बौद्ध धर्म को मानती हैं तो उनकी दिलचस्पी भी उसमें जागी। तो 5वीं शताब्दी में उस सम्राट ने, वो सम्राट थे, उन्होंने तिब्बत का भूभाग जो है बहुत ही उसका विस्तार किया था। तो उस सम्राट ने खुद अध्ययन किया बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। उन्हें एहसास हुआ कि ये धर्म जो है सच्चा, अच्छा, पक्का है, तो मुझे भी अपनाना चाहिए। उन्होंने अपनाया और उन्होंने महसूस किया कि तिब्बती भाषा जो है बोलचाल की भाषा है, उसकी कोई लिपि नहीं है। तो उन्हें लगा कि हमारी लिपि होनी चाहिए। यहाँ पर बिहार का कनेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने अपने एक मंत्री को एक बड़े दल के साथ नालंदा भेजा, जाओ, समझो, पढ़ो, वहाँ का साहित्य लाओ, बौद्ध साहित्य लाओ, और कोशिश करो, तुम्हारी पहली प्राथमिकता है लिपि। वो यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ। उन्होंने अध्ययन किया ब्राह्मी लिपि का, पाली भाषा का, संस्कृत का, तब जाकर वहाँ पर वो भाषा बनी, लिपि बनी। जो तिब्बती लिपि है वो, उसका जन्म भी, वो स्वतंत्र लिपि नहीं है, उसका जन्म ही ब्राह्मी के प्रभाव में हुआ, और ये नालंदा के विद्वानों की ही देन है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में जितने भी राजा हुए, और जब तक नालंदा विश्वविद्यालय, आगे चलकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अस्तित्व में रहे, यहाँ से विद्वान, चाहे पद्मसंभव हों, चाहे शांति रक्षित हों, चाहे दीपंकर हों, ये सभी वहाँ पर बुलाए गए। इन सब लोगों ने जो अलग अलग बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उनका वहाँ पर प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और जितना साहित्य है, जितना लिटरेचर था यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, उसका तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। जब हमला हुआ नालंदा और विक्रमशिला पर, जो अनुवादित साहित्य है वो वहाँ पर जिंदा रहा हमेशा। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया तो यहाँ से जब लोग लेके भागे, उसी में एक ऐसा ग्रंथ था प्रमाण वार्तिक जो 7वीं शती का था, और भारत में सिर्फ एक आदमी था, पूरी दुनिया भर के विद्वान उसकी खोज में लगे थे, और उसको ढूंढा सिर्फ राहुल जी ने, क्योंकि वो तिब्बती भाषा जानते थे। आपसे मैं ये जानना चाहता था कि दलाई लामा का जब मतलब ये आया 14वीं शताब्दी में, 14वें जो दलाई लामा है, अपने जीवन के अंत काल में जो आपने कोट किया है कि धार्मिक आध्यात्मिक के अलावा राजनीतिक अधिकार उसके पास थे, उसने अपने राजनीतिक अधिकार, जैसा कि आपने बताया कि 2001 में छोड़ दिया, और 2001 में पूरी तरह से, मतलब जो नियुक्त किया करते थे उसके बदले निर्वाचन की प्रक्रिया आई। तिब्बत में लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का कोई हिस्ट्री नहीं था। तो क्या ऐसा लगा दलाई लामा को कि 600 साल की पुरानी परंपरा को अचानक से वो आप कुछ डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने लिखा है? इस बात में मुझे नहीं लगता कि भारत के सिवा, भारत के प्रजातंत्र के सिवा, भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिवा और कोई प्रभाव हो सकता है। वो भारत में थे, भारत में रह रहे हैं,
तो उसका वो देख रहे हैं किस तरह से प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है। उन्हें लगा कि समय की मांग है कि अब तिब्बत में भी जो है प्रजातंत्र होना चाहिए। तो जो दौर उन्होंने देखा, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दलाई लामा सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु नहीं थे तिब्बत के, वो राजनीतिक नेतृत्व भी उन्हीं के हाथों में था। वो शीर्षस्थ राजनेता, सारे अधिकार उन्हीं के पास। मैं आप लोगों की अनुमति चाहूँगा, दलाई लामा की जीवनी क्यों पढ़नी चाहिए, दलाई लामा क्यों असाधारण हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं, वो क्यों बिल्कुल ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाली हैं, इतनी असाधारण है। असाधारण में भी असाधारण आप कह सकते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इसको इसी से आप अंत करिएगा। ये पूछना चाहते थे एक सवाल और कि नहीं, ये पढ़ना चाहते हैं, कुछ लास्ट में पढ़ेंगे। ये जैसे आपने ये बताया इनके बारे में कि अब दलाई लामा को लगता है कि अब दलाई लामा का पद समाप्त हो जाना चाहिए, और आपने जो जिक्र किया है कि एक ट्रस्ट को उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि चीन की सरकार के साथ ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट था कि दलाई लामा, ये लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म के आधार पर हम तय करेंगे। तो क्या ये दलाई लामा की जो इच्छा है कि दलाई लामा का पद अब कोई 15वां दलाई लामा नहीं होगा, आपको लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा? दो बातें दलाई लामा जी ने स्वयं अपने 90वें जन्मदिन के अवसर पर साफ कही हैं, जो हम सब के लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 15वें दलाई लामा भी होंगे, 15वें के बाद 16वें भी होंगे। और दलाई लामा यानी 15वें दलाई लामा की खोज किस तरह से होगी? उसी तरह से होगी जैसे कि 14वें, 13वें, 12वें, 11वें के होती हुई आई है। निर्धारित नियम हैं, उनके अपने तय कानून हैं, विधा है, विधान है, उसी के अनुरूप होगा। जैसा कि एक बात है, जब कभी किसी दलाई लामा का निधन होता है, उसके 2.5 से 4 साल के बीच में अगले दलाई लामा का जन्म होता है, तुरंत नहीं हो जाता है। तो ऐसे कई सारे नियम हैं। जैसे 13वें दलाई लामा की मृत्यु हुई 33 में, 35 में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने, अनिश जी ने, जैसा कि आप सभी को याद होगा, उन्होंने कहा कि 13वें दलाई लामा ने संकेत दिए थे कि 14वें दलाई लामा का कहाँ जन्म होगा। तो ऐसा हमेशा होता आया है। 11वें ने अपने 12वें के बारे में, 12वें ने 13वें के बारे में, 13वें के 14वें के और बारे इसको में। लेके चीन से विवाद भी है। ये लोग चाहते हैं कि हम जिस लड़के को मान दे कि ये पुनर्जन्म हुआ, और चीन की सरकार चाहती है कि भाई उसमें हमारा भी शेयर है। बहरहाल अभी दूसरी बात ये जानना चाहते थे अंत में, क्योंकि कुछ सवाल श्रोता भी पूछेंगे। दलाई लामा जब 59 में आते हैं बाहर, ये थोड़ा जियो पॉलिटिकल, तो चाउ एन लाई जब आते हैं यहाँ, चीन के प्रधानमंत्री, जब हिंदी चीनी भाई भाई होता है, पंचशील समझौता होता है, उस वक्त दलाई लामा और पंचेन लामा, हमने तस्वीर भी आपने डाली है, दोनों साथ में। ये 2 साल के भीतर ऐसा क्या हुआ? आपने जिक्र किया है माओ त्से-तुंग से उनके मिलने की। माओ त्से-तुंग से दलाई लामा बहुत प्रभावित थे और लगा कि एक ऐसा नेता है माओ जो हमारा। तो 2 साल के भीतर क्या गड़बड़ हुआ कि उनको भागना पड़ा? और दूसरी बात, यहीं पर हम जाते के साथ, वो भागते हैं तो क्या अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट? क्योंकि आपने लिखा है कुछ यात्रा में CIA के लोग उसमें साथ थे, 2-3 लोगों का आपने जिक्र किया है, कि क्या ये पूरा CIA ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था कि दलाई लामा को वहाँ से हटाओ ताकि चीन को जब स्वतंत्र हो तो हम अपना अड्डा बनाएं और चीन पर कंट्रोल करें? क्या इस तरह की बात थी? बिल्कुल सरल शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, चीन में जब क्रांति हुई, माओ के नेतृत्व में सरकार बनी, राष्ट्रवादी सरकार गई, वामपंथी सरकार आई, उनकी नीति बिल्कुल साफ थी। नीति थी विस्तारवादी नीति। जहाँ जहाँ मौका मिले, जिस जिस जगह पर मौका मिले, कब्जा करो। उनको लगा कि तिब्बत पर कब्जा किया जा सकता है, ना उनकी सेना है, शांतिप्रिय देश है, हम इसको अपने अधीन ले सकते हैं। और जिस दिन माओ ने अपना पहला भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, उसी भाषण में उन्होंने कहा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। कोशिश हुई, चूंकि सेना नहीं थी, स्वतंत्र राष्ट्र
घोषित करने के लिए अलग अलग जगह पर दस्तक दी गई, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। चीन ने मौके का फायदा उठाया और कब्जा कर लिया। जब कई मौकों पर दलाई लामा को यह बताया गया कि अगर आप नहीं जाते हैं छोड़कर तो आपकी जान भी ली जा सकती है, क्योंकि आपको सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता है यह देश, आपको एक हर्डल के रूप में, एक बांध के रूप में देखता है यह देश। उनके बड़े भाई खुद ग्वालोदोंडू मठ से, बिल्कुल सही, कुंभू मठ से भाग कर आए, किसी तरह बचा कर आए। उन्होंने आकर दलाई लामा से साफ कहा कि चीन के अधिकारियों ने मुझे कहा है सतेज हो जाओ, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना बिल्कुल जान से हाथ उनके बड़े भाई के बारे में, ग्वालोदोंडू के बारे में आपने अपनी किताब में बताया, शायद या बाहर भी, उनके बारे में यह है कि CIA के नेटवर्क में वो ज़्यादा थे और उन्होंने ये बात अपने भाई, छोटे भाई दलाई लामा से छुपाई। क्या ये बात सही है? देखिए, इस बारे में मैंने जिक्र किया नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वामपंथी देश एक साथ थे। जैसे चीन को रूस का साथ मिल रहा था और रूस का शीत युद्ध अमेरिका से चल रहा था, तो जिसके साथ रूस है उसके साथ अमेरिका जा नहीं सकता था। तो स्वाभाविक था कि तिब्बत की स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए अमेरिका कोशिश करता, लेकिन अमेरिका की अपनी चुनौतियां थीं, अपनी सेना भेज नहीं सकते थे, भेजते भी थे तो पहुंचने में समय लगता। और ये देश ऐसा है, हिमालय से जुड़ा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ, पहुंचना भी मुश्किल। आज के दौर में जिस तरह के यान हैं, जिस तरह के विमान हैं, जिस तरह की यातायात की सुविधाएं हैं, उस तरह थी नहीं। और जब दलाई लामा को यह पता चला कि चीन की मंशा जो है तिब्बत पर कब्जा करने की है, उस समय मुश्किल से 12 से 20 विदेशी नागरिक तिब्बत में रहे होंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं उस देश को पहुंचना भी कितना मुश्किल था। यहीं पर चूंकि समय कम है, अरविंद जी जानेंगे, जिस नेहरू ने दलाई लामा को शरण दी, क्योंकि वो उनको भी शक था कि शायद नेहरू दे, क्योंकि चीन से पंचशील समझौता हो गया था। जब वो भारत आते हैं दलाई लामा, जिस नेहरू ने इतना किया, तो शायद 50-60s में शायद आयरलैंड और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाता है तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन भारत उसमें तिब्बत के साथ नहीं एब्सटेन करता है। पहला ये। दूसरी बात कि जब जिस दलाई लामा को नेहरू ने दलाई लामा को समझाया था कि आप चीन के खिलाफ कुछ मत बोलिए क्योंकि हमारे भारत के रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन नेहरू के समझाने के बाद भी दलाई लामा ने अपनी मर्जी से कि चीन क्या कर रहा है, उसकी वजह से रिश्ते बिगड़े और फिर जो हुआ भारत चीन युद्ध। क्या दलाई लामा दलाई लामा ना होते तो शायद भारत चीन युद्ध ना हुआ होता? ये बात कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जीवनी में मैंने कहीं पर विश्लेषण नहीं किया है, जैसा जो हुआ है वैसा लिखने की कोशिश की है, और कोशिश यही रही है कि सच्ची घटनाएं लिखी जाएं, उसमें कल्पना का पुट ना हो। अगर ऐसा होता तो शायद वैसा होता, अगर वैसा होता तो शायद ऐसा होता, ये प्रश्न किताब में कहीं उत्पन्न नहीं होता। नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। ये एक सवाल ये आता है नहीं, मैंने एक तरह से आपका जो सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था। विस्तारवादी नीति थी। अभी तो हमारे बीच में कोई वो नहीं है, फिर भी कोशिश होती है। अब लेकिन अगर ये ऐसा है तो अब जो लास्ट आपने किया है किताब, उसमें आपने दलाई लामा को कोट किया है कि दलाई लामा तिब्बत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं कि वो चीन के अधीन रहे, स्वायत्तता चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपने लिखी, क्योंकि अगर चीन से अलग हुआ ये तिब्बत, तो चीन का जो आर्थिक विकास है वो हम खो देंगे, हम गरीबी बने रहेंगे, हम चीन से भौतिक प्रगति लेंगे, हम चीन को आध्यात्मिक मार्ग सुनाएंगे। तो ये अंततः कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि दलाई लामा सरेंडर चीन की लाइन पर चले गए? हम सभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वापस जाना मुश्किल है। जब उनके अधीन पूरा देश है,
वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। लेकिन चूंकि ये इनका अपना देश है, नागरिक अपने देश में नहीं हैं, कहीं और हैं, वो जाना चाहते हैं, तो आपको एक कदम नीचे उतरना होता है। शांति का मार्ग दलाई लामा ने कहीं नहीं छोड़ा, कभी लड़ाई लड़ी नहीं, न गोले दागे न बंदूकें चलाई। वो शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। मैं आपको जो मैंने किताब का जिस तरह से अंत किया है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लास्ट में हर सवाल का जवाब उसी में आपको मिलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। हमारे बिहार में हिंदी के कवि थे बाबा नागार्जुन। उन्होंने दलाई लामा पर एक कविता लिखी, लंबी कविता, मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया लूँगा। वो कविता है, आप लोग भी गौर से सुनिएगा, कि जब भारत और चीन का ये था कि भले भले मुख उगल रहे हैं चीन विरोधी आग, जाने क्या क्या करवाता है सेठों का अनुराग। और अंतिम पंक्ति है, तिब्बत से भागे हैं 100 नाग। दलाई लामा को उन्होंने नाग बोला। नागार्जुन खुद बौद्ध थे। आपकी क्या राय होगी? नहीं, मैं राय दे रहा हूं। मैं बहुत जो मेरा विचार है मैं उसको अभिव्यक्त कर रहा हूं। और सिर्फ अनीश जी के सवाल का ही जवाब नहीं, मुझे लगता है आपके मन में जितने सवाल हैं सभी सवालों का जवाब इसमें है। कौन नाग है, कौन नाग नहीं है, कौन इंसान है, कौन वाकई बोधिसत्व है, कौन बुद्ध का अवतार है, कौन शांति दूत है, किसको हमें मानना चाहिए, किसको हमें नहीं मानना चाहिए। एक एक शब्द पर ध्यान चाहूंगा, एक एक वाक्य पर ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा। तिब्बतियों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, आसमान भी किसी और का है। लासा का चौराहा अब पहले जैसा नहीं रहा। रेटिंग की गलियों में अब तिब्बती बच्चों की हंसी नहीं गूंजती। पोटाला महल, जहां कभी प्रार्थना की घंटियां बजती थी, अब एक पर्यटन स्थल भर है। नोरबुलिंगा, गर्मियों की वह सादगी भरी शरण स्थली, अब चीनी सरकारी निगरानी में है। फिर भी जिंदा है तिब्बत, जिंदा है उसकी आत्मा, बचा हुआ है उसका नम्र निर्भीक चरित्र, उसकी करुणा और आंतरिक ताकत, कायम है उसकी परंपराएं, उसकी प्रार्थनाएं, उसके विश्वास। रीति रिवाज अब भी मटकी घंटियों के साथ जागते हैं और हर तिब्बती घर में निर्वासर की दीवारों पर टंगे रहते हैं। यह सब मुमकिन हुआ है एक व्यक्ति की वजह से, और यह व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं, वह शक्ति है, और इस शक्ति का नाम है दलाई लामा। अब एक एक शब्द पर ध्यान चाहूंगा। अनीश जी के सवाल का जवाब, दलाई लामा की आवाज में तलवार नहीं है, लेकिन उसका असर किसी क्रांति से भी कम नहीं है। उनके मार्गदर्शन में हथियारों से नहीं, करुणा और सत्य से लड़ा गया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपनी पहचान बचाने के लिए जरूरी नहीं कि दुश्मन से लड़ो, कभी कभी खुद को बचा लेना ही एक बहुत बड़ी जीत होती है। भारत की धरती पर, खासकर धर्मशाला में, उन्होंने तिब्बत का नया रूप गढ़ा। कागज पर नक्शा नहीं था, पर दिलों में लासा बसाया। दीवारें भले ईंट की थी, लेकिन अंदर वही संस्कृति, वही प्रार्थना, वही आत्मा थी। धर्मशाला छोटा लासा बन गया क्योंकि वहां तिब्बत सांस लेता है। दुनिया के अलग अलग देशों में तिब्बतियों ने अपनी बस्तियां बसाई। हर बस्ती छोटा तिब्बत बन गई। इन बस्तियों में गूंजती है तिब्बती इतिहास की गौरव गाथा। दलाई लामा ने ही लोकतंत्र की नींव भी रखी। और एक सवाल का जवाब, दलाई लामा ने लोकतंत्र की नींव भी रखी जिसका तिब्बत में कोई इतिहास नहीं था। उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी, उन्होंने सत्ता सौंपी, और यही उन्हें महान बनाता है। उनकी कोशिशों से तिब्बती बच्चे अब दुनिया भर में पढ़ रहे हैं। तिब्बती कला, संगीत, चिकित्सा, तंत्र विद्या अब केवल किताबों में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जीवित हैं। उनका जीवन यह बताता है, जब शरीर निर्वासित होता है तब आत्मा को और मजबूत होना पड़ता है। और तिब्बतियों की आत्मा, उनके विश्वास और उनकी संस्कृति ने हार नहीं मानी। और तिब्बत के पास भले अपनी जमीन, अपना आकाश, अपनी राजधानी ना हो, लेकिन उनके पास वह सब कुछ है
जो एक देश को महान बनाता है। एक साझा पहचान, एक साझा पीड़ा और सबसे बड़ी बात एक साझा सपना। यह सपना जिंदा है और जब तक दलाई लामा हैं तब तक उनका संदेश है, यह सपना बुझ नहीं सकता। तिब्बत मिटा नहीं है और ना ही कोई ताकत उसे कभी मिटा सकती है। तिब्बत जी रहा है, हर निर्वासित सांस में, हर प्रार्थना के स्वर में, हर उस आंख में जो उम्मीद से भरी है। दलाई लामा भिक्षु हैं, याद रखिए, दलाई लामा भिक्षुक हैं। ये तीखा जवाब है उनके सवाल का। दलाई लामा भिक्षु हैं, साधारण वस्त्रों में लिपटा एक शांत चेहरा, हाथ में माला, होठों पर मुस्कान है। लेकिन उन्होंने जो दुनिया को दिया है वह असाधारण है। उन्होंने दुनिया को क्या दिया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने दुनिया को करुणा दी, ऐसी करुणा जो सीमाओं से परे जाती है। उन्होंने अहिंसा को केवल एक विचार नहीं बल्कि जीने का तरीका बना दिया। उन्होंने धैर्य सिखाया उस समय जब इंसान सब कुछ जल्दी पाने की होड़ में है। उन्होंने संवाद का रास्ता दिखाया वहां जहां हर तरफ शोर है और विरोध होता है। दलाई लामा ने धर्म को मंदिरों, मठों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे जीवन की हर सांस से जोड़ा। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई धर्म भी नहीं है तब भी आप दयालु हो सकते हैं। वे राजनेता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सबसे कठिन राजनीतिक मुद्दों पर सबसे सरल समाधान सुझाए। वे वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान से संवाद करके बौद्ध ध्यान और मन की शांति को वैज्ञानिक समाज के लिए प्रासंगिक बनाया। वे शिक्षक नहीं हैं, लेकिन लाखों लोगों को जीवन का पाठ पढ़ा चुके हैं। उन्होंने अपने राष्ट्र को खोने के बाद भी आशा नहीं खोई। उन्होंने संघर्ष में भी शांति से जीने की राह दिखाई। उन्होंने निर्वासन को पराजय नहीं, एक नई शुरुआत में बदला। दलाई लामा भिक्षु हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता को ठुकराकर नेतृत्व की परिभाषा बदल दी। उन्होंने प्रार्थना से क्रांति लाई और मौन से पूरी दुनिया को जागृत किया। वे भिक्षु हैं, लेकिन उन्होंने हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है। दलाई लामा ने बुद्ध के उपदेशों से दुनिया का परिचय करवाया, खुशी का रास्ता दिखाया। कहा, खुशी चीजों में नहीं होती, मन की शांति में होती है। उन्होंने सिखाया कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है, बताया कि दूसरों के लिए जीना ही असली साधना है। उन्होंने ध्यान को चलती फिरती दुनिया में उतारा, अहिंसा को जीवन का तरीका बना दिया, धर्म को पूजा पाठ से बाहर निकाला और जिंदगी में घोल दिया। उन्होंने कहा, जो धर्म जोड़ता नहीं वो अधूरा है, जो प्रेम नहीं सिखाता वो धर्म नहीं डर है। दलाई लामा ने हर दिल में एक दीप जलाया, करुणा का, शांति का, मानवता का। वे भिक्षु हैं, पर उनके पास देने के लिए हम सबको मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी बात, बुद्ध के संदेश अनश्वर हैं, दलाई लामा अनश्वर हैं। वे धरती पर आते रहेंगे, अवलोकित ईश्वर के रूप में लोगों को सुख और शांति का मार्ग दिखाते रहेंगे। उनकी करुणा हर युग में नई आशा जगाती रहेगी। उनकी उपस्थिति मानवता को सत्य, करुणा, अहिंसा की ओर ले जाती रहेगी। उनका प्रकाश युगों युगों तक हम सबका मार्गदर्शन बना रहेगा। कारण क्या है? दलाई लामा अनश्वर हैं, बुद्ध के संदेश अनश्वर हैं, कभी नहीं मिटेंगे, कोई उन्हें मिटा नहीं सकता। आप सभी का आभार। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। समय काफ़ी हो गया है, अन्विता जी का इशारा भी आ गया है। क्या अगर वक्त हो तो एक दो सवाल ले सकते हैं? एक दो सवाल अगर कोई हो, जिज्ञासा भी हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। जरूर पूछिए प्लीज। जैसे आपके मित्र गीता जी का जीवन में क्रांति ला दिया, दलाई लामा के शब्द, दलाई लामा का, तो आप जब उनसे मिले तो आपको कुछ जीवन में आप में कुछ चीजें खोदी, आपको कुछ क्रांति हुई आप में? बहुत बदलाव महसूस कर सकते हैं आप। देखिए, राजनीतिक सवाल पूछे गए, तीखे सवाल पूछे गए। ये बिहार का ट्रेंड है, वो व्यक्तित्व पर जाते ही नहीं। नहीं, आपके सवाल के जवाब देना चाहूँगा। जैसा मैंने शुरू किया था, उनके सवाल के समय भी मेरे भाव वही थे या नहीं? तो वो बदलाव मेरे में आया। अगर मैं नहीं मिलता, उनकी जीवनी नहीं लिखता, तो शायद मैं जवाब देता, नाग नहीं है, कौन कहता है वो नाग हैं, आप कैसे कह सकते हैं वो नाग हैं।
तो इस तरह उस तरह का हुआ नहीं। वो जो सहज बदलाव मुझ में आया है, मैंने भी शांति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है यह माना है। और ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, जब लिखा मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है, लगा कि एहसास हुआ कि कुछ अच्छा लगा है। देखिए, आप कल्पना करिए, कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने लिबास को, अपनी पद्धतियों को, अपनी चिकित्सा पद्धति को। तिब्बत की अपनी चिकित्सा पद्धति है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, यूनान का यूनानी है, वैसे उनकी चिकित्सा पद्धति है, उनके त्योहार अपने हैं, उन सबको जिंदा रखा है। जमीन नहीं है, अपना आकाश नहीं है, किसी और का है, दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, लेकिन जिंदा रखा है। थैंक यू। कितना मुश्किल होता है और ये। कुछ जयप्रकाश जी। भारत ने कुछ खो दिया, मिस कर दिया क्या कुछ, तो हमारे ये सारी चीजें तिब्बत से वो यहाँ से निकला। तो भारत में बहुत कम रहता था, ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा बेहतर। नहीं 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 नहीं, सुनिए। बुद्ध मैंने लिखा है, नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका प्रश्न बहुत जायज है। मैंने लिखा है, वही दोहराता हूं, बुद्ध के संदेश अनश्वर हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहना, वो लौट के आएंगे, बार बार आएंगे, हमेशा आएंगे, अनश्वर हैं, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। बहुत अच्छी बातचीत रही। एक बार अरविंद जी के लिए सब लोग ताली बजा दें हम लोग। और बस बस बस, बातचीत का अंत, बैठिए ना, अंत जो हुई वो बुद्ध के बारे में। बुद्ध का एक धर्म के बारे में बहुत मशहूर श्लोक है, जो मध्यम निकाय है, उसका धर्म के बारे में, वो संस्कृत में है कि कल्लुपम देशे श्यामी भुक्खम धर्मम तरुणोत्थाय नो गृहणोत्थाय। मतलब भिक्षुओं, मैं तुम्हें ये धर्म रूपी नौका दे रहा हूं पार उतरने के लिए, ढोने के लिए नहीं। तो धर्म को माथा पर ढो के लेके चलने की चीज नहीं है, उसको काम खत्म हुआ, आगे बढ़िए। यही बुद्ध है जिसको कि दलाई लामा ने आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अन्विता जी से आगे कर रहा हूँ। अनीश जी, इनफैक्ट आई थिंक इस प्रोग्राम के बाद ये मेरे धन्यवाद वाले नोट में है नहीं, बट हमारा सौभाग्य था कि आज वी हैड दिस वंडरफुल टॉपिक ऑन पाटलिपुत्रा की धरती, ऑन द दलाई लामा। दैट वाज द बेस्ट ट्रिब्यूट। आई थिंक ये आपका पहला कलम इवेंट भी है, यहाँ पटना से ही उसकी शुरुआत हो रही है। इनफैक्ट आई वाज वंडरिंग क्योंकि हम कोई दूसरा प्रोग्राम के आयोजन के बारे में सोच रहे थे, एंड देन संदीप भटोरिया from the Prabha Khetan Foundation, we all know about him, he insisted कि नहीं, हम लोग पहले डॉक्टर अरविंद यादव की ये किताब करेंगे। तो I have to thank संदीप भटोरिया also for that. प्रभा खेतान फाउंडेशन, नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और एहसास भवन की ओर से मैं अनीश अंकुर और डॉक्टर अरविंद यादव को धन्यवाद करती हूँ। आज की बातचीत बहुत ही दिलचस्प रही। दलाई लामा के जीवनी पर जो आपके विचार थे और अनुभव थे, आपको ने बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम लोगों की तरफ एक्सप्रेस किया। धन्यवाद। एंड आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि अनीश अंकुर जी ने ये 800 पन्ने की किताब मात्र 7 दिन में पढ़ ली। बीच में उन्हें दिल्ली भी जाना पड़ा, फिर भी इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए उन्होंने ये किताब पढ़ी। एंड थैंक यू टू ऑल दी माय फ्रेंड्स हु आर प्रेजेंट हियर। आपके प्रेजेंस से द प्रोग्राम बिकम्स अ सक्सेस फॉर अस टू। थैंक यू सो मच। एंड अब अनुरोध है प्रोफेसर रामवचन राय जी से कि आप हमारे अतिथि को एक छोटा सा भेंट से सम्मानित करें। सर प्लीज़।
है